स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल आज आफ्टर कॉलेज। सो आज के क्रैश कोर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ कमर्शियल लॉज एंड कमर्शियल लॉज में हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज के डिस्कशन का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी चीजें रेलिवेंट है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन today's video. So let's start with the important concept. एक क्विक recap करते हैं कुछ important concepts का regarding formation of contract. तो अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम ऑफर। तो सबसे पहले ऑफर होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को ऑफर करता है जिसको प्रॉमिसी एक्सेप्ट करता है, एंड वंस द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज देयर तब वहां पर आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस टुगेदर मेक्स अग्रीमेंट, एंड ऐसे अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, वो अग्रीमेंट बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इजी सा टेबल है जो आपको याद रहना चाहिए कि ऑफर कौन करता है, प्रॉमिसर, ऑफरी को, प्रॉमिसी को एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके बनाते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस along with consideration is an agreement which is enforceable by law is a contract. तो important sections यहाँ पर है 2C which talks about promisee and promiser, and 2A talks about offer, 2B में हमारा acceptance है, 2D में consideration है, 2E में हमारा अग्रीमेंट है, एंड 2H में वी हैव कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। सो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको ध्यान रखने की किसमें किसका डेफिनेशन है। नाउ अगर मैं ऑफर की बात करूं तो ऑफर सर्टेन होना चाहिए एंड नॉट वेग, मतलब कि सर्टेन ऑफर होना चाहिए, सीधा सीधा जिस बारे में मैं जिस चीज के लिए ऑफर कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक रेनॉल्ड्स का पेन आप 10 रुपए में मुझसे खरीदोगे तो मुझे स्पेसिफाई करना है। अगर मैं एक स्टेशनरी शॉप की ओनर हूं तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप मुझसे 10 रुपए में पेन खरीदोगे, क्योंकि मेरे पास 1000 पेन हो सकते हैं। सो इट शुड बी सर्टेन एंड नॉट वेग, एंड एक्सेप्टेंस हमारा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब जो चीज जैसे पूछी गई है उसके लिए हाँ होनी चाहिए। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस इफ या बट नहीं एड ऑन होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ केस लॉज की जो यहाँ पर काफी रेलिवेंट है। फर्स्ट इज बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि ऑफर जो भी हम कर रहे हैं, ये ऑफर उस पर्पस, इस ऑफर के पीछे पर्पस होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर होता है कि आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो टर्म्स को परफॉर्म करके ऑफर का, आप ऑफर के टर्म्स को परफॉर्म करके भी अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हो। एंड लास्ट इज पॉवेल वर्सेस लेक्स। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहां पर ये कहा गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये एक्सेप्टर्स को ही देना है, जिसको प्रॉमिसर को ही देना है, या फिर एनी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है टू एक्सेप्ट। सो दीज टू आर द पर्सन, या तो प्रॉमिसर, प्रॉमिसी हिमसेल्फ को उसको एक्सेप्टेंस देना है, या फिर एनी पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट उसको देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्योंकि यहां से 2021 के पेपर में आपको 2 पैसेजेस मिले थे सेक्शन 4 पे। तो अब ये देखते हैं सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और ये केस भगवान दास जी केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 4 का। सो इस केस में ये कहा गया था जहां इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि टेलीफोन के ऊपर हमने ऑफर किया और एक्सेप्टेंस सुना, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कब होगा। तो कोर्ट ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन वहां होता है जहां ऑफरर ने सुना, एक्सेप्टेंस इज हर्ड बाय द ऑफरर, जिस टाइम पर और जिस प्लेस पर सुना वहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। सो दिस केस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन 4 में क्या बात हो रही है, सेक्शन 4 में बात हो रही है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की। तो ये कब कंप्लीट होता है, तो पहले ऑफर की बात करते हैं। प्रॉमिसर है एंड प्रॉमिसी है। अब प्रॉमिसर ने ऑफर किया, जब ऑफर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है तो वो प्रॉमिसी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, एंड जब एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ गया प्रॉमिसर के तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। सो ये है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब रिवोकेशन की बात करूं तो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी है। जब प्रॉमिसी ने रिवोकेशन डाला तो वो प्रॉमिसी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, एंड प्रॉमिसर ने जब रिवोकेशन प्रॉमिसर के नॉलेज में आया तो उस समय प्रॉमिसर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया।
तो ये तो हमने देख लिया ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद हमारा प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस विथ अ वैलिड कंसिडरेशन मेक्स एन अग्रीमेंट, तो हमने देखा था। अब सेक्शन 25 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे अग्रीमेंट विच आर विदाउट एनी कंसिडरेशन दे आर वॉइड। अब कंसिडरेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है या प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो फर्स्ट इज कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकंड इज कि किसको देना है, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, जो भी जिन्होंने भी बोला है प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन विल गिव। अब कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। देन वो रियल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कोई इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि मैं चांद ले आऊंगा तारे ले आऊंगा। दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट इसकी एडिक्वेसी जरूरी नहीं है कंसिडरेशन की, कि जरूरी नहीं है हर बार कि 100 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में ही मिली है। नेक्स्ट इज लॉफुल एंड लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज कि कोई भी अगर प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आप एक एडवोकेट के पास जाते हो एंड आपने उनको बोला है कि केस देख लो मेरा, मुझे डिफेंड कर दो, तो वहां पर एडवोकेट आपसे ये नहीं बोल सकते कि जुटाने के लिए मुझे अलग से 10,000 रुपए और चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक लीगल ऑब्लिगेशन है। मैंने अगर आपको अपना एडवोकेट रखा है, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करोगे। सो वहां पर कोई प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं बनाता है। ये तो हो गई कुछ इंग्रेडिएंट्स, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अबाउट कंसिडरेशन। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है, सर्कमस्टांसेस भी, जहां पर एक वैलिड कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होने पर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कुछ दिया जा रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वहां पर भी होगा। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए भी एंड टाइम बार्ड डेथ्स के लिए भी वहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो वहां पर इट इज सफिशिएंट, आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गई कंसिडरेशन की बात। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन पर्सन है। तो सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट कैपेसिटी ऑफ प्रोमिसेस। सेक्शन 11 बताता है कि हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इज माइनर, तो एनी अग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जब दे आर ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, उस समय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इट इज वैलिड, अदरवाइज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। लास्ट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, तो अगर आप किसी लॉ के अंदर बार्ड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन आपके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वॉइड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं इसमें विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। सो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट इज लेस्ले वर्सेस शेल, तो यहाँ पर कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल ले डाउन किए थे रेस्टिट्यूशन के, और कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि पहला, अगर गुड्स जो कि माइनर ने इवन दो अपने एज को मिस रिप्रेजेंट करके भी लिया है, बट स्टिल अगर गुड्स ट्रेसेबल है माइनर के पोजेशन में, तो वहां पे माइनर रिस्टोर करेगा गुड, वहां पे कंपेल किया जा सकता है। बट अगर माइनर ने गुड को ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है या कन्वर्ट कर लिया है, तो उस सिचुएशन में हम माइनर को नहीं बोल सकते कि आप वैल्यू पे करो। एंड थर्ड पॉइंट ये बोला था कि अगर मनी लिया है इंस्टेड ऑफ गुड्स, मनी लिया है माइनर ने, तो उस समय भी हम उसे कंपेल नहीं कर सकते कि आप रिस्टोर करो। तो ये कहा था, 3 रेस्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आए थे लेस्ली वर्सेस शेल में, जिसको अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल में इंडियन कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया था। अब हम बात करते हैं कंसेंट की। सो फ्री कंसेंट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका कंसेंट, आपको एक्सेप्टेंस जो आपने दिया है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए, दैट एक्सेप्टेंस शुड बी फ्री। आपको फ्रीली आपने दिया है वो, इट शुड नॉट बी इन्फ्लेक्टेड विथ एनी ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कॉशन, मतलब ऐसा कोई भी आपने ऑफेंस या आपने थ्रेटन किया है कमिट करने का, या फिर आप डरा रहे हो विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड, तो वो कॉशन होगा जिसके वजह से कंसेंट लिया है आपने। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर आप इस पोजीशन में हो कि यू कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड यू यूज दैट पोजीशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। फ्रॉड विथ इंटेंशन टू डिसीव, आपने फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, आपने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है एक फैक्ट को, नोइंग कि वो फैक्ट इज फॉल्स एंड इंटेंशन वाज टू डिसीव, तो अगेन फ्रॉड
एंड मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पर आप इंटेंशन टू डिसीव के साथ करते हो एंड यू व्हेन यू नो दैट द फैक्ट इज फॉल्स, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में यू बिलीव कि फैक्ट ट्रू है, वहां पर कोई इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता है एंड यू डोंट बिलीव दैट द फैक्ट इज फॉल्स, आपको लगता है कि फैक्ट ट्रू है एंड आप मिस रिप्रेजेंट करते हो। लास्टली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो मिस्टेक अनलेस बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी असेंशियल एलिमेंट पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, असेंशियल एलिमेंट ऑफ अग्रीमेंट पर, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर वन पार्टी इज अंडर मिस्टेक ऑन द फैक्ट तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, क्योंकि अगर आप 18 इयर्स या अबव हो, मेजॉरिटी है, आप मेजर हो, तो उस सिचुएशन में अज्यूम किया जाता है कि आपको सारे लॉज पता है एंड रेस्ट ये बाकी चारों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट लिया गया है बाय एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ दीज। सो अगेन मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर लेकर आई हूँ जहां पे हमने डिस्कस किया था ऑफर से लेकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट तक की जर्नी। तो हमने देखा ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रॉमिस बनाता है, प्रॉमिस विथ अ कंसिडरेशन फ्रॉम्स एन अग्रीमेंट। अब एक्सेप्टेंस फ्री होना चाहिए, ऑफरर की क्या कैपेसिटी होती है, कंसिडरेशन के लिए क्या एक्सेप्शंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करते हैं ऐसे अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, वो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमें इन्फोर्सिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विच टॉक्स अबाउट इन्फोर्सिएबिलिटी। तो इन्फोर्सिएबिलिटी के लिए आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का या कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज विदाउट कंसिडरेशन भी नहीं होना चाहिए। हमने देखा था सिर्फ 3 एक्सेप्शंस थे जहां पर विदाउट कंसिडरेशन वैलिड था, बट जनरल लॉ इज कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी के मैरिज के रिस्ट्रेंट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका एक एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन अगर हमने किया है तो वहां पे एक रिकोर्स हमने दिया है, बट अगर हम लीगल प्रोसीडिंग, किसी का राइट टू सू कंप्लीटली अगर हम स्नैच कर ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में भी नहीं होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई अनसर्टन इवेंट है उस सिचुएशन में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इम्पॉसिबल एक्ट अगर करने बोला जा रहा है कि आप जाकर के मेरे लिए तारे तोड़कर ले आओ, चांद तोड़कर ले आओ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एंड लास्टली वेजरिंग अग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तो उस सिचुएशन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमने 8 ग्राउंड्स देखे जहां पर अग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एंड जहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वेजरिंग अग्रीमेंट सेक्शन 30 में इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वेजरिंग अग्रीमेंट को के प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है विच फॉर्म्स है वेजरिंग अग्रीमेंट, कैसे हम पहचानेंगे कोई अग्रीमेंट वेजरिंग होता है। सो फर्स्ट इज कि वहां पे प्रॉमिस टू पे मनी होना चाहिए। किस चीज के लिए? कोई अनसर्टन नेचर ऑफ इवेंट के लिए जिसपे कोई भी पार्टी का कंट्रोल ना हो एंड कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द मनी उस अनसर्टन इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। एंड ईच पार्टी मस्ट आइदर विन और लूज, तो दोनों पार्टी शुड नॉट बी विनिंग, एक पार्टी जीतना चाहिए और एक पार्टी शुड बी एट द लूजिंग एंड। तो ये हमारा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, वेजरिंग अग्रीमेंट का, बेसिकली इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अग्रीमेंट इज नॉट येट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा। सो अगेन वेजरिंग अग्रीमेंट भी डिस्कस कर लिया हमने। अब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की जर्नी। सो अग्रीमेंट विच फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ, जो 8 ग्राउंड है उस ग्राउंड में अगर नहीं फॉल करे तो अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की जर्नी जो मैंने आपसे बहुत ब्रीफली डिस्कस की है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो रेलेवेंट है। तो हमने अब तक देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, इन्फोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, कंसिडरेशन एक्सेट्रा, सब चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म तो हो गया, बट हाउ विल वी डिस्चार्ज इट। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करेंगे उसको? अब डिस्चार्ज करने के 6 तरीके होते हैं। पहला है बाय परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 37 में ये मेंशन है कि हम
अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर किए, वी कैन डिस्चार्ज द सेम बाय परफॉर्मिंग आवर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। जैसे ए और बी है, ए एंड बी कैन परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एंड देन दे डिस्चार्ज देयर परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में भी दो तरीका होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस से आपने अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया, यू डिस्चार्ज योर परफॉर्मेंस, आपने एक्चुअली अपने ऑब्लिगेशंस जो थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए। नेक्स्ट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सो अटेम्प्टेड में क्या होता है कि हमने कोशिश की, वी ट्राइड टू परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशन बट बिकॉज ऑफ सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, कुछ डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, बट वी स्टिल अटेम्प्टेड। तो पहला हो गया बाय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर टाइम एसेंस होता है, जैसे हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मेंशन किया है फॉर्मेशन के टाइम पे कि टाइम इज ऑफ एसेंस, टाइम इज ऑफ एसेंस, तो वहां पर उस सिचुएशन में अगर हमने टाइम को लैप्स किया, अगर हमने टाइम को क्रॉस किया, अगर 2 महीने में हमें परफॉर्म करना था, 2 महीने की जगह हम तीसरे महीने में परफॉर्म करें, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट था। अब ये टाइम इज ऑफ एसेंस हमें फॉर्मेशन के टाइम बताना होता है या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट लैप्स बाय टाइम, अदरवाइज वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट। तो अगेन इसमें 5 डिफरेंट मोड्स होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से हम 5 वेज में डिस्चार्ज कर सकते हैं। दैट इज नोवेशन, हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में हमने मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, एक या दो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन रिसेशन, यहाँ पर ड्यू डेट के पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दिया। देन रेमिशन, इसमें हम क्या करते हैं, एक लेसर सम एक्सेप्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट में, हम कंसिडर करते हैं कि फुलफिल हो गया। देन वेवर की अगर मैं बात करूं तो हमने अपना राइट से ऑब्लिगेशन गिव अप कर दिया। तो दिस इज 5 वेज जिसमें हम म्यूचुअल कंसेंट से या अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे अगर पर्सनल स्किल की बात होती है, अगर पेंटिंग बनाने की बात होती है एंड द पर्सन पेंटर डाइड, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थे। अगर वन ऑफ द पार्टीज बिकम इंसॉल्वेंट तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन। अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के कंसेंट के बिना कोई मटीरियल ऑल्टरेशन कर दिया तो उस सिचुएशन में भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बहुत डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि ब्रीच से कैसे ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होता है। एंड लास्ट इज बाय सब्सीक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त या तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि परफॉर्मेंस पॉसिबल ना हो, या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में परफॉर्मेंस पॉसिबल ना हो, दैट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सो इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो विल बी डिस्कसिंग दीज 2 पॉइंट्स अभी आगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 56 में बात हो रही है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। एंड इफ वी मेक एन अग्रीमेंट जिसका पर्पस फ्रस्ट्रेट हो गया, द परफॉर्मेंस ऑफ द अग्रीमेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो उसको हम बोलते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड ये परफॉर्मेंस का इम्पॉसिबिलिटी इट कैन अकर 2 टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अग्रीमेंट, जब अग्रीमेंट बन रहा है उस समय, या फिर सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये 2 सिचुएशन है, या तो सब्सीक्वेंट अग्रीमेंट बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाद में परफॉर्मेंस के टाइम पर इम्पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर मेकिंग ऑफ अग्रीमेंट के टाइम पे हो गई, तब कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फ्रस्ट्रेटेड, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब अगर अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है, देन इट इज वॉइड इन इटसेल्फ। अगर कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, मान लो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम सेल करेंगे एक्स मटेरियल, और आफ्टर दैट पॉलिसी चेंज हो गई और वो एक्स मटेरियल इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो उस समय देन जब ये एक्ट इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाएगा, ये तब वॉइड होता है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फॉर एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अगर हमें पता है, अगर एक पार्टी को पता है कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में एंटर करते वक्त कि एक्ट इज इलीगल या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड स्टिल द पर्सन एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी फिर लाइबिलिटी बनती है कि वो कंपनसेशन पे करे दूसरे पार्टी को। एंड लास्ट इज की सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंडर इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, देन ऑल्सो अग्रीमेंट स्टैंड्स फ्रस्ट्रेटेड। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, तो वन इज टाइलर वर्सेस क्लैडवेल। तो इस केस में क्या हुआ था कि परफॉर्मेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर को हायर करने की बात हुई थी कि आप म्यूजिक परफॉर्म करोगे कहाँ, आप हमारे म्यूजिक हॉल में एंड गार्डन में म्यूजिक
परफॉर्म करोगे, बट बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस केम, ये म्यूजिक हॉल एंड ये गार्डन ये डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ फायर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी पर ही लिमिटेड हो फ्रस्ट्रेशन। बहुत बार होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है माइंड में, जिस वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे लिए, वो ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो जा रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज डिफीटेड, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन अकर। अब हम देखते हैं डिफरेंट ग्राउंड्स क्या होते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसा कि टाइलर वर्सेस कैडवेल के केस में हुआ था कि म्यूजिक हॉल या गार्डन ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहां पर परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, जैसे रॉबिन्सन वर्सेस डेविंसन, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इस केस में क्या हुआ था कि पियानिस्ट थे, पियानिस्ट को हायर किया गया, अब ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस पियानिस्ट बिकेम इल, उनकी तबियत खराब हो गई, पियानिस्ट की तबियत खराब हो गई। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, अब ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में परफॉर्मेंस हो रहा था। नेक्स्ट इज नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, जैसे क्रेल वर्सेस हेनरी का केस है, तो यहाँ पर एक फ्लैट रेंट किया गया था, किस पर्पज के लिए, कोरोनेशन देखने के लिए किंग का, बट बिकॉज किंग की तबियत खराब हो गई ऑन द डे ऑफ कोरोनेशन, तो उस सिचुएशन, उस वजह से कोरोनेशन पोस्टपोन हो गया। तो ये पर्पस जो था इस फ्लैट को रेंट करने का, वो पर्पस ही डिफीट हो गया। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो, ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट डिफीट का एग्जाम्पल है कि नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। अदर ग्राउंड्स देखते हैं, तो अदर ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो अदर ग्राउंड्स यहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर किसी भी तरह के सर्कमस्टांस के चेंज की वजह से परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना, तब फ्रस्ट्रेशन होगा। बट अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देन फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, अगर at the time of making of contract something is lawful legal but by the time contract execute हुआ है, उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, लेजिस्लेटिव पॉलिसी चेंज हो गई है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो रहा है, देन इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि भूतलिंगा एजेंसी वर्सेस वीटीएस पुरास्वामी। इसमें क्या हुआ था कि एक्स कमोडिटी को इंपोर्ट किया जा रहा था, बट बाय द टाइम शिप डॉक्स पहुंची, शिप आई, उस समय गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करके इस पर्टिकुलर कमोडिटी के सेल एंड परचेज को इलीगल कर दिया था। सो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का सेल एंड परचेज इलीगल हो गया था। सो यहाँ पर गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के वजह से कॉन्ट्रैक्ट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। लास्ट इज इंटरवेंशन ऑफ वॉर, तो वॉर की वजह से भी, सपोज ये कमोडिटी आ रही थी जेड कंट्री से, कहा वाई कंट्री में, सो जेड और वाई कंट्री के बीच में, जब तक ये शिप पे थी, जेड और वाई कंट्री के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। सो उस सिचुएशन में भी वॉर स्टार्ट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। अब एक्सेप्शंस देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का एक्सेप्शन क्या क्या होता है। सो फर्स्ट इज कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को X% प्रॉफिट अर्न करना है अपने बिजनेस में, बट मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, कमर्शियल हार्डशिप्स हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड है, दैट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कोर्ट ने सचिंद्रनाथ वर्सेस गोपाल चंद्र, इस केस में भी यही कहा था कि जस्ट बिकॉज आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट इज विशिएटेड या फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट इज सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, अगर पार्टीज जो इलेक्टेड पार्टीज है उनके वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप फ्रस्ट्रेशन क्लेम नहीं कर सकते हो, इलेक्टेड पार्टीज के वजह से फ्रस्ट्रेशन इंड्यूस हो रहा है। तो नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर 2 to 3 ऑब्जेक्ट्स एंड एक ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है, तो उस वजह से, जस्ट बिकॉज एक ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, तो दैट वोंट मेक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट्स आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हेनरी बे स्टीमबोट कंपनी वर्सेस हल्टन। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर एक शिप रेंट किया गया था, 2 पर्पस था इसका, क्रूज एंड नेक्स्ट कोरोनेशन देखना। अब सिंस किंग की तबियत खराब थी तो कोरोनेशन डिले हो गया, अब वहां पे कोरोनेशन डिले हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आया कि ठीक है एक ऑब्जेक्ट है क्रूज करने का, तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि इस केस में, इस सिचुएशन में आपका एक ऑब्जेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, अग्रीड, बट दूसरा ऑब्जेक्ट स्टिल फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। एंड लास्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें अभी भी कुछ बचा हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि राजा ध्रुवदेव वर्सेस हरमोहिंद्र सिंह। इस केस में क्या हुआ था
कि पार्टीशन के बाद एक लीज अग्रीमेंट बना था यहाँ पर, एंड पार्टीशन के बाद लैंड चला गया था पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपने रेंट ऑलरेडी पे कर दिया है और ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स जिसपे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जिसपे फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शंस फ्रस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रीच क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 73 बोलता है कि अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, इफ द पार्टी विलिंगली, ठीक है, विलिंगली या फिर नोइंगली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो उस सिचुएशन में वो अदर पार्टी को कंपनसेट करेगा फॉर द लॉस जो कि उनको पता है कि इट विल अराइज इन नॉर्मल कोर्स। तो नॉर्मल कोर्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल कोर्स में जो लॉस अराइज हुआ है उसके लिए कंपनसेट करेगा। रिमोटनेस या फिर इनडायरेक्ट लॉस का कंपनसेशन यहाँ नहीं मिलता है। जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जो नेचुरल डैमेजेस है जो अरोज होते हैं, जो पार्टीज को पता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 73 में ये बोला जाता है। ब्रीच में पार्टी ने नोइंगली अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया, अपने ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे दो तरह का होता है, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल मतलब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मना किया गया है कि आई विल नॉट परफॉर्म माई ऑब्लिगेशन, माई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एंटिसिपेटरी में ड्यू डेट आने के पहले, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने के पहले हमने मना कर दिया कि आई विल नॉट परफॉर्म माय पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो उस सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये तो हमने देखा ब्रीच क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेमेडीज क्या अवेलेबल होती है उस पार्टीज के पास जिनके साथ अदर पार्टी ने कहा है कि विल नॉट परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। तो फर्स्ट इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए ने मना कर दिया कि मैं अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, तो यहाँ पर बी कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेक्शन 65 कहता है कि इस सिचुएशन में जहां पे बी को कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना पड़ा, वहां पर बी विल रीस्टोर एनी बेनिफिट जो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिला है। एंड सेक्शन 75 कहता है कि बी इस सिचुएशन में इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए फ्रॉम ए, क्योंकि ए के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बी को रिसेंड करना पड़ा। नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस, जो कि हमने सेक्शन 73 का डिस्कशन किया था कि आपने अपना ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म किया तो आई एम इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। ये हम आगे अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो जो लॉस होगा, ये जो डैमेज होगा वो इररिपेयरेबल होगा, एंड परफॉर्मेंस अभी भी पॉसिबल है, तो उस समय हम कोर्ट में जाकर के सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड करेंगे। वहां पर कोर्ट सर्कमस्टांसेस को देख करके विल ग्रांट। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन। अगर पार्टी ने हमें बोला है कि आई विल नॉट डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट और हमने उस पर बिलीव किया है, तो हम वहां पर एंड बाद में पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं इंजंक्शन का डिमांड करते हुए, जहां पे कोर्ट बेसिकली इट इज अ नेगेटिव ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, इंजंक्शन पास करेगा। लास्ट वन इज क्वांटम मीरिट, कि मैंने जितना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का टिल द टाइम ब्रीच हैपेंड, मैंने तब तक जितना पार्ट परफॉर्म कर दिया है उसके लिए रीजनेबल रेम्यूनरेशन मुझे मिलना चाहिए। सो दीज आर द 5 रेमेडीज दैट आर अवेलेबल इन सिचुएशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कि डैमेजेस जो हम क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 73 के अंदर, हम डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं फॉर ब्रीच, वो डैमेजेस का नेचर क्या होता है। तो फर्स्ट इज कि कंपनसेटरी नेचर का होता है कि आपको जो भी लॉस हुआ है उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा। एंड इसका मतलब पीनल नहीं होता है, हम कोई पीनल ऑफेंस यहाँ पे नहीं बना रहे, यहाँ पे कंपनसेट कर रहे हैं जो भी आपको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब अगर कोई पर्सनल इनकन्वीनियंस भी पार्टीज ने सफर किया तो पार्टीज कैन क्लेम डैमेजेस फॉर दैट एज वेल, बट कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा मेंटल पेन एंड सफरिंग के लिए। अगर कोई भी आपने मेंटल पेन या सफरिंग हुई है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, तो यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर दैट। एंड ड्यूटी टू मिटिगेट को भी हमें कंसिडर करना है, मतलब जितना भी हम मिनिमाइज कर सकते थे डैमेज उसको भी हमें कंसिडर करना है डैमेजेस डिसाइड करते वक्त। एंड लास्ट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो ये हमें पता है कि जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच उसके लिए ही डैमेज मिलता है। यहाँ पे जो टेस्ट एप्लीकेबल होता है वो रीजनेबल मैन फोरसाइट का टेस्ट एप्लीकेबल होता है कि जो रीजनेबल मैन देख सकता है कि ब्रीच की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसके लिए डैमेज अलॉट होगा। बट हार्डले वर्सेस बेक्सेंडेल में कोर्ट ने
दो रूल ले डाउन किए थे, जनरल डैमेज एंड स्पेशल डैमेजेस के। एंड यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि जनरल डैमेजेस वो डैमेजेस होंगे जो कि नेचुरली हमें पता है कि ब्रीच होगी तो ये चीजें हो सकती हैं, इसके वजह से रीजनेबल मैन फोरसाइट का टेस्ट लगा करके हम देख सकते हैं कि ये डैमेजेस हो सकते हैं। स्पेशल डैमेज आपको तभी मिलेगा जब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया है कि इस तरह का स्पेशल नेचर भी हो सकता है ब्रीच का। अगर आप ब्रीच करते हो, स्पेशल डैमेजेस इस तरह के अकर हो सकते हैं अगर आप ब्रीच करते हो, तो उसी सिचुएशन में आपको स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे। तो ये कोर्ट ने कहा था हार्टले वर्सेस बेक्सेंडेल में। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस की। तो हमने अभी डिस्कस किया जनरल और स्पेशल डैमेजेस की। नेचुरल कोर्स में जो अरोज होगा उसके लिए जनरल डैमेजेस, स्पेशल में कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है तो उस सिचुएशन में स्पेशल डैमेजेस अवार्ड होते हैं, लेकिन हमें एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना होता है। एंड सेम इज कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस, जैसे कि अगर हमने एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया कि गुड्स आर फॉर रीसेल और उसके बाद अगर ब्रीच होता है तो उस समय हम कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस के लिए भी लायबल होंगे। जो रीसेल से हम प्रॉफिट अर्न करने वाले थे हम उसके लिए भी लायबल होंगे। नेक्स्ट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। सो लिक्विडेटेड डैमेज में यहाँ पे एक अमाउंट डैमेज का ऑलरेडी फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम में, जो पार्टीज रीजनेबली फोर्सी कर पाते हैं। अब रीजनेबल डैमेज में क्या होता है, जब कोर्ट मैटर जाता है तो कोर्ट यहाँ पर अप टू द अमाउंट, ये जो अमाउंट हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, अप टू दिस अमाउंट या तो ये अमाउंट देगा इन टोटो, ये अमाउंट देगा, या फिर अप टू दिस अमाउंट जो भी रीजनेबल सम होगा वो देगा। ये इंडियन लॉ में होता है। बट अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं तो ये अमाउंट जो होता है ये या तो एक्सेप्ट होगा इन टोटल या फिर ये रिजेक्ट होगा इन टोटल। वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है कि वो एक रीजनेबल अमाउंट अप टू दिस अमाउंट दे सके। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि इंडियन लॉज में हम एक्स अमाउंट जो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल किया है कि हम एक्स अमाउंट का कंपनसेशन क्लेम करेंगे व्हेन यू विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स अमाउंट वहां पर कहां तक होगा, तो कोर्ट वहां पर देखेगा कि करंट सिचुएशन में एक्स अमाउंट इज द मैक्सिमम लिमिट, हम उससे कम कितना दे सकते हैं या फिर व्हाट इज द रीजनेबल कंपनसेशन। बट इंग्लिश लॉ में हमारा डिफरेंट है, ये अमाउंट या तो इन टोटल एक्सेप्ट होगा या इन टोटल रिजेक्ट होगा, कोई भी मिडवे नहीं होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेज जहां पे कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं डिसाइडेड होता है पार्टीज के बीच में, एंड कोर्ट इसको असेस करता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। नॉमिनल डैमेज में यहाँ पे एक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, यहाँ पे एक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। एंड इस वजह से कोई स्पेशल कोई यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ होता है, कोई भी डैमेज नहीं होता है, बस ये लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट को कंपनसेट करने के लिए हम नॉमिनल डैमेज देते हैं। नेक्स्ट इज एग्रावेटेड डैमेज, ये मेंटल स्ट्रेस या इलनेस की वजह से हम देते हैं। एंड ये बेसिकली एग्रावेट होता है जिस तरह से पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है उस वजह से ये थोड़ा ज्यादा एग्रावेट हो जाता है, इस वजह से हम एग्रावेटेड डैमेज देते हैं। लास्ट वन इज एग्जेम्पलरी डैमेज, जिसको हम प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस भी बोलते हैं। सो ये डैमेज दिया जाता है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। इसका बेसिक आइडिया होता है इस डैमेज के पीछे एक एग्जाम्पल सेट करना या पनिश करना। ये कंपनसेशन के पर्पस के लिए नहीं दिया जाता है, यहाँ पर बेसिक आइडिया होता है पनिशमेंट। तो दीज आर some of the examples of types of damages जो अवार्ड होते हैं at the time of breach of contract. So these are the 8 types of damages. ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन से डैमेज का एग्जाम्पल है। एक सेट ऑफ फैक्ट्स दे दिया, वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से टाइप ऑफ डैमेज है या फिर कौन सा टाइप डैमेज का इसमें से नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारा है, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। तो द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इट इज स्पेसिफिकली नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट सेक्शन 68 से लेकर 72 टॉक्स अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 से लेकर 72 में मेंशन्ड है। एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि लॉ या नेचुरल जस्टिस के अंदर, लॉ या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर लॉ एंड नेचुरल जस्टिस दे इम्पोज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के। यहाँ पर एक पर्सन का अननेसेसरी बेनिफिट ना लिया जाए, इस वजह से कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस का प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन दिखाते हैं एंड वी क्लेम आर कंपनसेशन है। एंड मॉस वर्सेस मैकफार्लन, इस केस में भी यही कहा गया था, लॉ एंड जस्टिस शुड प्रिवेंट, लॉ एंड जस्टिस को प्रिवेंट करना चाहिए किसी का भी अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी का भी अनजस्ट बेनिफिट उठाने से। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं सेक्शन 68
68 से 72 में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या है जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराउज होता है. तो डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है. फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज. तो सेक्शन 68 में बात हो रही है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज की. यहाँ पर अगर एक पर्सन है एक्स, ये इनकेपेबल है अपने ध्यान रखने के लिए, ये एक्स पर्सन इज इनकेपेबल, तो यहाँ पर अगर इसको किसी ने नेसेसरीज जो कि नॉर्मल लिविंग के लिए जरूरी है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, उसको सप्लाई की है, तो उस सिचुएशन में द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इसके प्रॉपर्टी में से इस नेसेसरीज का कंपनसेशन. नेक्स्ट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. ये सेक्शन 69 में. तो एक इंटरेस्टेड पर्सन, दिस इंटरेस्टेड पर्सन ऑल्दो ही इज नॉट बाउंड टू पे, बट उसने पेमेंट किया. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज एक्स का घर है जिसमें वाई टेनेंट है एंड फॉर सम रीजन एक्स का घर इज गोइंग अवे. अब यहाँ पर वाई इज इंटरेस्टेड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एक्स ने कुछ पेमेंट नहीं किया था जिसके वजह से एक्स का घर उससे छिन रहा है. तो वाई ने बोला कि आई विल मेक द पेमेंट, ऑल्दो वाई इज नॉट बाउंड, वाई इज जस्ट अ टेनेंट, वाई इज नॉट बाउंड टू मेक सच पेमेंट, बट वाई यहाँ पर पे करे क्योंकि वाई यहाँ पर इंटरेस्टेड पर्सन है. तो इस सिचुएशन में भी वाई को कंपनसेट करना है, एक्स विल कंपनसेट वाई, रीइंबर्समेंट यहाँ पे होना चाहिए. नेक्स्ट इज नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट. ये सेक्शन 70 में डिफाइंड है. सो नॉन ग्रेटिटुअस ऐसा एक्ट जो हमने ग्रेटिटुअसली नहीं परफॉर्म किया, जिसके बदले में भी सीक कंपनसेशन, जो नॉन ग्रेटिटुअस इन नेचर है, उसको उसके लिए भी वहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज फाइंडर ऑफ गुड्स. तो ये बेली के शूज में होता है. द पर्सन हु फाइंड्स द गुड इज इन द शूज ऑफ द बेली, और वो ढूंढता है, ही इज इम्पोज्ड विद द ड्यूटी टू फाइंड द ट्रू ओनर, और उसमें जो भी उसका खर्चा लगता है, जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर किए होते हैं गुड्स को प्रोटेक्ट करने में या फिर ओनर को फाइंड करने के लिए, तो उस सब के लिए ही इज द ओनर शुड रीइंबर्स द फाइंडर ऑफ द गुड. ये सेक्शन 71 में. लास्ट इज मिस्टेक और कॉशन. तो ये सेक्शन 72 में है. अगर हमें कोई भी चीजें डिलीवर हुई है, अगर हमें कोई भी चीजें डिलीवर हुई है बाय मिस्टेक या कॉशन, तो हमें उसे रिस्टोर करना है, ये हमारा काम है. तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ये 5 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 68 से लेके 72 में मेंशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में. तो आई होप आज के क्लास से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, कौन से केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड व्हाट केसेस यू शुड रीड, कौन से सेक्शंस पढ़ने, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो 2022 के क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट क्लास. मीनवाइल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, दैट इज लीगल एज आफ्टर कॉलेज. थैंक यू.